What's up everyone? Welcome back to our beautiful channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. गार्गी, प्रशांत, अंजलि, चलो थैंक यू बेटा। मैं तो यार मतलब मजे मजे में पढ़ाता गया और आवाज नहीं आ रही थी हमारी। चलो बहरहाल मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखो क्वेश्चन मैं ये बोल रहा था बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, उसको बताने के लिए मुझे कोई कंसेप्ट समझाना है आपको, मैं वो बता रहा था। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस प्रेफरेंसेस होते हैं वो सारे प्रेफरेंसेस होते हैं जिनके आईसीएस डिफाइन होते हैं। ठीक है, और जो डिसकॉन्टिन्यूस प्रेफरेंस होते हैं उनके आईसीएस डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है, अब ओके, जैसे इनके तो नाम सारे आ जाएंगे, बट इसका एक नाम होता है, उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक। ठीक है, इसके तो सारे हो जाएंगे जितने कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वेल बिहेव्ड, ये वो सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ इकलौता नाम होगा जिसको हम बोलेंगे लेक्सिकोग्राफिक। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। स्टैट्स में कहते हैं हम लोग, ठीक है, सिंगलटन सेट। ठीक है, बाकी लेक्सिकोग्राफिक। अब जरा लेक्सिकोग्राफिक के बारे में समझ लो कि लेक्सिकोग्राफिक होता क्या है। देखो दो बातें होंगी टेक्निकली। ऐसा होता है कि हमारे पास ना यहाँ पे दो ऐसे गुड्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे गुड्स होते हैं जिन गुड्स का कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं होता। यहाँ पे ऐसे गुड्स होते हैं जिन गुड्स का कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं होता। जैसे आपको याद होगा, मैं आपको बता रहा था, मैं आपको एक दिन बताई थी एक बात कि जो जैसे जनरली अगर हम एमआरएस निकालते तो एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाता है कि आप उन दो आपस में रिप्लेस कर सकते हो इम्परफेक्टली, नॉट परफेक्टली, इम्परफेक्टली। ठीक है, जैसे गुड एक्स एंड वाई। ठीक है, लेकिन वो जो गुड्स होते हैं वो ऐसे गुड्स होते हैं जो आपस के एक दूसरे की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी चेयर, एक वाली चेयर, एक दूसरी वाली जो नॉर्मल चेयर होती है जो पीछे रखी हुई है ना, ये होगा हमारे प्रेफरेंसेस गुड्स हो गए। लेकिन अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लूं, जैसे एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप समझना, शायद इतनी गहरी बात समझ जाओ। एक तो अर्बन एरिया में घर होते हैं, घर नहीं फ्लैट होते हैं। दिल्ली में फ्लैट है ना, और फ्लैट मिलेगा हवा में, है ना, क्या, और 2.5-3 करोड़ का मिलेगा। थोड़ा डिसेंट सा लेना है, थोड़ा ठीक ठाक सा लेना विद पार्किंग, थोड़ा सा अच्छा सा इलाका, 2.5-3 करोड़ का मिलेगा। ठीक है, फ्लैट, नॉट घर, जमीन पे तो मिलने से रहा। ठीक है, अच्छा, अब कोई बंदा गांव देहात से आया है, मान लो मैं गाँव से आऊँ, बहुत कोई पिछड़ा हुआ गाँव, उड़ीसा वगैरह में कोई पिछड़ा हुआ गाँव में वहां से आया हूँ। अब दिल्ली में या अर्बन एरिया में मुझे फ्लैट लेना है। मान लो एक्स जो है मेरा अर्बन एरिया का फ्लैट हो गया, ठीक है, और जो वाई है वो जगह हो गई जिसको बेच के मुझे यहाँ पे जगह लेनी है। मतलब वही ट्रेड ऑफ, जिसे बेच के जगह लेनी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बस एग्जाम्पल। तो मान लो मेरा गांव देहात में जमीन है ना, बिल्कुल जंगलों में, तो मुझे बताओ 2.5 से 3 करोड़ पे मुझे मतलब इकट्ठा करने के लिए कितनी जमीन बेचनी पड़ेगी? बहुत सारी, मतलब बहुत सारी। वहां पे बीघों जमीन बिकेगी, वो भी जमीन, और यहाँ पे मुझे फ्लैट मिलेगा घर में, है ना, वो भी हवा में। घर मिलेगा हवा में, तो फ्लैट मिलेगा जमीन भी नहीं मिलने वाली। तो अगर आप देखो तो ट्रेड ऑफ बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। ट्रेड ऑफ यानी एक घर के लिए इतने अमाउंट ऑफ घर के लिए, इतने अमाउंट ऑफ एरिया के लिए कितना अमाउंट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इट बेसिकली कनेक्ट टू इनफाइनाइट अमाउंट, कितना बीघों जमीन दी जा रही है, एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे प्रेफरेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स का कंपैरिजन होता है जिनके अंदर आप कभी भी ट्रेड ऑफ नहीं निकाल सकते। निकालोगे तो जरूर, लेकिन वो ट्रेड ऑफ डिफाइन सा नहीं लगेगा, लॉजिकल नहीं लगेगा। आपको इतनी अजीब बात लग रही होगी है, तो क्या बात कर रहे हो, तो लॉजिकल भी नहीं लग रही कि इतना महंगा सस्ता, है ना। ध्यान रखना, इन्हीं टाइप के प्रेफरेंसेस को बोलते हैं हम लोग लेक्सिकोग्राफिक। क्या होता है, अगर यहाँ पे अब एक बात सोचो, जैसे अब थोड़ा और चीजें मैं क्लियर करता हूँ। एक बंदा ड्रगिस्ट है, उसके लिए ड्रग हो गया गुड एक्स, और गुड वाई हो गया दूसरी चीज। अब उसे ड्रग चाहिए, आपको पता ही है कि वो ड्रग्स के लिए इतने से अमाउंट के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनी गुड, राइट। तो ट्रेड ऑफ क्या हो गया? नॉनसेंस ट्रेड ऑफ है। यहाँ पे ट्रेड ऑफ की लिमिट ही नहीं है ना, जितना भी अमाउंट लेना चाहो ले लो।
ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल संजू बाबा अपने मूवी में ना, वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ एक इतना ड्रग के लिए, राइट। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि जो लेक्सिकोग्राफी प्रेफरेंसेस होती है, ऐसे प्रेफरेंसेस होते हैं जिनमें ट्रेड ऑफ डिफाइन नहीं होता। तो कहने का मतलब हो जाएगा नो आईसी, जो की बात तो है ही नहीं, ठीक है, नो ट्रेड ऑफ, और ट्रेड ऑफ नहीं है तो नो एमआरएस। अच्छा एक बात और बताओ, अगर आईसी नहीं है, ट्रेड ऑफ नहीं है, ट्रेड ऑफ और एमआरएस नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी इसकी यूटिलिटी नहीं रही होगी, है ना, कोई भी इसकी यूटिलिटी नहीं होगी, ना तो यूटिलिटी, ना आईसी, ना ट्रेड ऑफ, ना एमआरएस, किसी भी तरीके से। हाँ, यहाँ पे एक चीज होती है, डिमांड फंक्शन। और डिमांड फंक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, मान लो मैं कहता हूं कि मैं मतलब मुझे एक्स गुड चाहिए एट एनी कॉस्ट, आई एम लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर गुड एक्स ओवर वाई, तो फिर यहाँ पे एक्स का आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे दो बातें हो जाएंगी। अगर लिखा हुआ है कि आई एम द पर्सन जो एक्स ओवर वाई को प्रेफर कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो जाए मुझे एक्स चाहिए वाई के कंपेरिजन में, तो मेरा आंसर क्या होगा, हमेशा एक्स इज इक्वल टू एम बाई पी वन, और वाई हमेशा जीरो होगा, ध्यान रखना, y हमेशा जीरो, अदर गुड ऑलवेज जीरो, ठीक है। और ऐसे ये x y ओवर x, तो यहाँ पे y का आंसर हो जाएगा m बाई पी टू एंड x इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये यूनिवर्सल आंसर है हमेशा हमेशा, ठीक है। अब आप सोचोगे ऐसा मैंने क्यों बताई, इतनी बड़ी कहानियां क्यों बताई है, वो इसलिए बताइए क्योंकि क्वेश्चन में 26 के अंदर ये टर्म यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इस टर्म को एक्सप्लेन कर दिया आपको। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो लेक्सिकोग्राफिक होता है, अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि उसका कर्व कैसा होता है, कर्व ऑफ लेक्सिकोग्राफिक, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, भूलना मत, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स सेट, ठीक है, हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स सेट। डीएससी ने 2016 में पूछा था कि कर्व ऑफ लेक्सिकोग्राफिक, ठीक है, कर्व लेक्सिकोग्राफी प्रेफरेंस का क्या होता है, और उन्होंने ऑप्शन दिए थे उस पटांग से, राइट। तो कॉन्वेक्स सेट होता है उसका, दिमाग में इस बात को रखना। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे साथ साथ इस चीज में और क्लियर कर रहा हूँ आपको यहाँ पर, ये जैसे कभी कोई बोले आपसे कि सर आपने तो बोल दिया कि इंडिफरेंस कर्व नहीं होता इसका, पक्का नहीं, कच्चा, पक्का नहीं, कच्चा, इंडिफरेंस कर्व होता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि भैया क्या हो रहा है, ये ड्राउन की रिंगटोन है, बच्चा डर जाए तो मेरी फोटो को खींच रहे हो तुम, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व इसका कर्व नहीं होता, इसका इंडिफरेंस पॉइंट होता है, लेक्सिकोग्राफिक का इंडिफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। क्यों होता है, देखो लेक्सिकोग्राफिक क्या है, अगर मैं कहता हूं मैं x और y हूं, तो मैं x की वैल्यू मतलब फिगर आउट कर लूंगा कि मुझे x इतना चाहिए, इसमें x अमाउंट, तो ये पॉइंट कहीं पर भी होगा वर्टिकल लाइन में, ठीक है। और अगर मैं y ओवर x हूं, तो ये पॉइंट कहीं पर भी होगा इधर लाइन में। और ये जो मैंने लिखा ना y0 x0, ये मैं कैलकुलेशन बेसिस पे दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल, एक बंदा ड्रगिस्ट है, अब वो कह रहा है कि मुझे ड्रग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो वो सारा पैसा कहां पे खर्च करेगा, अपने ड्रग्स पर, लेकिन उसके अलावा उसके रोटी कपड़ा मकान पे तो चाहिए उसे, तो घर वाले उसको वो प्रोवाइड करेंगे, है ना। कोई फ्री में दे दे बात अलग है, फ्री में दे दे मुझे बात अलग है, लेकिन मैं अपने हिसाब से अपनी इनकम का कुछ भी इस पर खर्च कतई नहीं करने वाला, ठीक है। ध्यान रखना, जो आईसी होता है वो लेक्सिकोग्राफिक सिंगल पॉइंट होता है, लेकिन इसके मल्टीपल डायरेक्शन होते हैं, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला था कोई आईसी नहीं होता, क्योंकि आईसी होता, आईसी का मतलब क्या होता है, आईसी क्या होगा, या तो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा, लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, ये दो बातें हो सकती है, बट कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला, सिंगल पॉइंट। तो कभी भी कोई बोले कि क्या इसका आईसी है, तो आप बोलोगे सिंगल पॉइंट। अच्छा, सिंगल पॉइंट बोलो या सिंगलटन सेट बोलो, बात एक है, सिंगलटन सेट भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको लेक्सिकोग्राफिक की।
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने हर साल लेक्सिकोग्राफिक पे कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन पूछे हैं हर साल, लेकिन वो क्वेश्चन कंज्यूमर थ्योरी में ना पूछकर जनरल इक्विलिब्रियम में पूछते हैं वो लोग। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी में नहीं, जनरल इक्विलिब्रियम। तो जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो ये फिर से आएगा। ठीक है, अब पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 26। अब सपोज देयर आर जस्ट 2 गुड्स, ठीक है, X1 and X2. Consider a consumer who chooses X2 equals to 0. Who chooses X2 equals to 0. ठीक है, यानी ये कंफर्म है कि X2 जो वो क्या है 0। ठीक है, कंफर्म है। उसके बाद क्या आता है, फॉर ऑल इनकम। देखो एक चीज उन्होंने और बोली है, फॉर ऑल इनकम। ठीक है, फॉर ऑल इनकम, सारी इनकम पर, यानी वट एवर द इनकम, एंड ऑल प्राइजेस। ठीक है, एंड फॉर ऑल प्राइजेस, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, यानी प्राइस मैटर नहीं कर रहा, इनकम मैटर नहीं कर रही, कुछ भी हो जाए। X2 क्या ले रहा हूं मैं, 0। ठीक है, फिर क्या आता है, दीज चॉइसेस आर कंसिस्टेंट विद द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर समझदार भी है, रैशनल भी है और कंसिस्टेंसी पर भी है। कंसिस्टेंसी का मतलब हो जाता है उसको बिल्कुल सब कुछ पता है वो क्या कर रहा है, वो जो चीज कंज्यूम कर रहा है, जो डिसीजन ले रहा है वो मतलब रैशनल डिसीजन उसका, डिफाइन चीज है सारी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब वो कहते हैं प्रेफरेंस बताओ जी कौन सा है, प्रेफरेंस। ठीक है, अब वो कहते हैं जी प्रेफरेंस बताओ कौन सा है। पहला प्रेफरेंस क्या बोला उन्होंने, X1 प्लस का 2X2। एक क्या बोला उन्होंने, U इज इक्वल टू X1 प्लस का 2X2, ये बोला उन्होंने, है ना। एक बात बताओ, उन्होंने बोला कौन सा प्रेफरेंस होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर ये प्रेफरेंस होता तो X इक्वल टू 0 वो प्राइस की वजह से अफेक्ट हो रहा होता, ये प्राइस की वजह से होता, प्राइस ऊपर नीचे होते तो शायद इसका आंसर, अगर ये सही होता तो ये वेरी कर रहा होता। मैं सही कह रहा हूं, है ना, यानी ए आंसर नहीं है, ए इज द रॉन्ग आंसर, मतलब गलत है ऑप्शन। बी पर आ जाते हम लोग, 2X1 प्लस X2। ठीक है, मुझे बताओ अगेन यही बात होती तो फिर भी प्राइस की वजह से ये वेरी करता, क्योंकि प्राइस को इम्पैक्ट पड़े नहीं ना, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन कहता है लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफरिंग X2 टू X1, यानी X2 ओवर X1 ही C1 की ऑप्शन है। डी का दे रखा है X1 ओवर X2। मैंने आपको बताया है, टू द पॉइंट है, अगर ये डिफाइन हो जाए, अगर X2 लेना है तो X2 इक्वल टू M बाय P2 हो जाएगा और X1 0 हो जाएगा, नो डाउट। अगर X1 लेना है तो X1 इक्वल टू M बाय P1 हो जाएगा और X2 हमारा 0 हो जाएगा, ये कंफर्म है। अब बताओ कौन सी वाली बात सेटिस्फाई हो रही है, डी वाली बात, क्योंकि डी होगा तभी X2 0 होगा फॉर ऑल इनकम एंड फॉर ऑल प्राइसेस, राइट। एंड ये कब होगा, जब लेक्सिकोग्राफिक है। मैंने आपको लेक्सिकोग्राफिक की बात बता दी है कि लेक्सिकोग्राफिक क्या होता है। ठीक है जन्नत जी, लेक्सिकोग्राफी की बात समझ में आ गई, ये दिमाग में आप लोग रख, आगे कुछ नहीं करते। मैंने अपनी इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 27, अजीब सा क्वेश्चन है, अटपटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए और अपने व्यूज व्यक्त कीजिए। Consumer demands bundle X star Y star. Now suppose the seller of good X offers a buy one get one free scheme. ठीक है, उसको गुड X पर ऑफर मिला। अच्छा, कंज्यूमर डिमांड्स बंडल X स्टार Y स्टार, ये बात उन्होंने पहले बोल दी है। कंज्यूमर जो है X स्टार Y स्टार डिमांड करना चाहता है, या कंज्यूमर डिमांड कर रहा है या डिमांड करना चाहते हैं, सब चीजें बिफोर स्कीम, है ना, विदाउट एनी स्कीम उसको एक्स्ट्रा वाई स्टार चाहिए। नाउ देखो उन्होंने आगे बोला, नाउ सपोज द सेलर ऑफ गुड एक्स ऑफर्स अ बाय वन गेट वन फ्री स्कीम फॉर ईच यूनिट ऑफ गुड एक्स परचेज द कंज्यूमर गेट्स अनदर यूनिट ऑफ एक्स फॉर फ्री। गिवन दिस स्कीम सपोज द कंज्यूमर बाइज बंडल। अब देखो एक तो ये तो डिमांड करना चाहता है, ठीक है, डिमांड। अब दूसरी चीज है कंज्यूमर बायस, इस स्कीम के बाद
given this scheme, suppose the consumer buys bundle XGYD and gets an additional XD for free. Which one of the following statement must be true? ठीक है, उसने ये कर लिया, ये ठीक है, और आफ्टर दिस स्कीम उसे डिमांड करना चाहिए, और आफ्टर दिस स्कीम उसने ये डिमांड किया है XD, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी 4 ऑप्शन है, वो XD और X स्टार में रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, XYD और Y स्टार में रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। देखो इंट्यूशन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इंट्यूशन है और व्यूज है। 90% व्यूज का काम होता है यहाँ पर। मतलब अब ये सोचो, अब मतलब मैं मार्केट जा रहा हूँ और मुझे ये पेन 2 पेन खरीदने वाले, ठीक है, 2 पेन खरीदने, मेरी 2 की डिमांड है, ये 2 पेन खरीदने मुझे, ठीक है। मेरे को लगता था ये पेन 20 रुपए का एक है, मैं ना 20 रुपए का एक है, तो मैं अपने हिसाब से 40 रुपए जेब में डाल के ले गया, क्योंकि ये डिमांड का कंसेप्ट चल रहा है। एक मिनट मेरे ये निकल गया, मैं दुकान में पहुंचा, उन्होंने बोला कि बाय 1 गेट 1 है ये, ठीक है। तो मुझे चाहिए कितने थे? 2, मतलब ये मेरी डिमांड थी 2 की, मैं चाहता था। जब उन्होंने बोला बाय 1 गेट 1 है, तो अब लॉजिकल सोचो, जैसे बाय 1 गेट 1 है, ठीक है, और मुझे 2 ही चाहिए थे, तो मैं कितनी डिमांड करूंगा? बेसिकली ये एक की डिमांड करूंगा, है ना, और मुझे एक साथ में मिल जाएगा, है ना, एक साथ में मिल जाएगी, डिमांड मैं कर रहा हूं। लेकिन मेरी डिमांड एक्चुअली, अब ऐसे सोचो XD मेरी यहाँ पे डिमांड है, ठीक है, XD ये मैं ये बंडल बाय कर रहा हूँ, तो XD मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, X स्टार मुझे कंज्यूम करना है। तो सोचो, इमेजिन करो, इंट्यूशन बेसिस पे मैं कितना कंज्यूम करूंगा, बाय करूंगा, यानी, और कितना मैं कंज्यूम करना चाहता था और कितना मैंने कंज्यूम किया है। सिर्फ सोचो, सिर्फ इंट्यूशन से ध्यान रखना। इसमें मेरे व्यूज की कोई जरूरत नहीं है, आपके अपने व्यूज होने चाहिए, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। मतलब समीर सर आप अपने व्यूज बताओ, मेरे व्यूज एग्जाम में काम थोड़ी आएंगे, इंट्यूशन तो आपके। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लोगों का गलत होता है ये। क्वेश्चन को बार बार रीड करो, देखो शायद कोई ऐसी बात जो इसमें लिखी हुई है, कंज्यूमर डिमांड्स बंडल X स्टार Y स्टार। नाउ सपोज द सेलर ऑफ गुड X ऑफर्स अ बाय 1 गेट 1 फ्री स्कीम, और ईच X के साथ परचेज करके X फ्री मिलेगा अनदर X। Given this scheme, suppose the consumer buys bundle XGYD and gets an additional XD for free. अच्छा, स्कीम किसके ऊपर है? पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। स्कीम किसके ऊपर? X पे। Y पे स्कीम है कोई? तो Y के लिए तो मजबूर है वो पहले जितना ले रहा था वो अभी भी है ना, तो उसके लिए YD और Y स्टार क्या होगा? तो ये तो बराबर हो गया, ठीक है। एक एक करके बात कर लेते हैं ना पहले। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को हटा देते हैं। A और C गया, अब बच्चा B ऑप्शन और D ऑप्शन, B ऑप्शन और D ऑप्शन, ठीक है। B ऑप्शन कहता है, मैं दोनों बातें कर लेता हूं। B ऑप्शन कहता है XD इज मोर देन X स्टार, और D ऑप्शन कहता है XD इक्वल्स टू X स्टार। उसे डिमांड कितना करना है? X स्टार। तो क्या कभी XD X स्टार से ज्यादा हो सकता है? हाँ जी बताइए। नहीं, एक्स्ट्रा थोड़ी लेकर आऊंगा मैं, मतलब एक जरूरत से ज्यादा थोड़ी लेकर आया जाएगा वो। आप देखो, आप विदाउट ऑप्शन सोच रहे हो, आप ऑप्शन को देख के सोचो। मेरे पास 2 ऑप्शन है वाले सही, जो सही हो सकते हैं। मुझे खुद बताओ, मेरी डिमांड ये शुरू मत सोचो कि ये कंज्यूमर डिमांड X स्टार, कंज्यूमर को ये डिमांड करना है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस स्कीम उसको कितना दिया जा रहा है, और जाने में ऊपर जो है ना कंज्यूमर डिमांड बंडल, वो बंडल वर्ड लिखा हुआ है। बंडल वर्ड लिखने का मतलब होता है उसका ऑप्टिमम वही है।
इक्वल टू वाली बात सही होगी, बेस्ट ऑप्शन दोनों में। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन को देख के व्यूज मत दो, ऑप्शन को देख के व्यूज दो। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या बातें हो रही हैं, राइट? और पूरा इंट्यूशन से यहाँ पर कंप्लीटली इंट्यूशन। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये ऑनलाइन वालों को भी रिपीट कर रहा हूँ मैं बेटा। देखो पहली बात तो वाई पे कोई स्कीम नहीं है तो वो सेम है, इसलिए ए और सी गया, बचा बी और डी। बी और डी में ये बी है और ये डी है। वाई वाले की तो बात है ही सेम, वाई तो ये तो सेम ही है। अच्छा नहीं, बिल्कुल पढ़ा है, वो कंफ्यूजन के लिए तो पढ़ाई है ना। और गेम तो यही होता है, कंफ्यूज करना ही होता है। एग्जामिनर आपको ऐसी चीजें दे रहे थे जो आपको कंफ्यूज करे आपको, राइट? अगर कंफ्यूजन हटा दो तो फिर तो चीजें आसान हो जाएंगी ना ब्रदर। तो उन्होंने कंफ्यूज क्या किया, उन्होंने कंफ्यूज ये किया कि एक्सजी परचेज करेगा, एक्सजी को और मिलेगा, राइट? एक्सजी को और मिलेगा, तो ये वैल्यू कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना वो परचेज कर रहा है, ठीक है? तो एंड ऑफ द डे होगा क्या, ये उसके बराबर नहीं हो सकता ना। कैसे हो सकता है बराबर, उससे ज्यादा? और अगर इनकेस अगर उसको ऑप्शन भी दिया जा रहा है तो वो उतना ही लेकर आएगा। ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ मार्केट में लेना चाहते हैं, जैसे वहां पे मैकडोनल्ड में या मॉल्स में कुछ खाने जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर आप इतना और दोगे तो आपको इतना बेनिफिट और मिलेगा, पर हम कभी कभी कंज्यूम नहीं करते, हम कभी कभी बेनिफिट छोड़ देते हैं इन्हीं वजह से कि फिर हमें ऑप्टिमम नहीं मिल रहा होता। ठीक है गाइस, क्वेश्चन कंप्लीटली इंट्यूशन था, ठीक है? इंट्यूशन, और इंट्यूशन हमारे खुद को होने चाहिए। गाइस क्वेश्चन नंबर 28 सेम है, रिपीट आया है, 2011 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। Consider a firm using two inputs to produce its output. वो इनपुट वगैरह पर ध्यान मत देना, वो एक्सवाई पे देख लेना। इट इज नोन दैट ग्रेटर यूज ऑफ बोथ इनपुट इंक्रीजेज आउटपुट, ठीक है? वो भी एक अलग बात है कि जैसे जैसे दोनों इनपुट्स का इस्तेमाल बढ़ेगा। ये बाय मिस्टेक प्रोडक्शन थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ठीक है? तो इसको ना हम कंज्यूमर थ्योरी में कन्वर्ट कर देते हैं। इनपुट की जगह गुड्स की बात कर लो, ठीक है? फर्म की जगह कंज्यूमर की बात कर लो, यूटिलिटी की बात कर लो, ठीक है? अब वो कहते हैं for any combination of positive input prices the firm employs an input combination of the form of this, यानी x, ax, alpha x, ये कॉम्बिनेशन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। Alpha is positive is a constant. Which of the following function of this technology? guys, कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ, इसको कोई प्रोडक्शन थ्योरी की तरफ मत ध्यान दो, ये कंज्यूमर थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं इस वजह से डलवाया था। 4 प्रेफरेंस दे रखे हैं और उन्होंने सिर्फ बंडल दे दिया, उन्होंने कॉम्बिनेशन दे दिया x, alpha x, alpha x, alpha x। 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन को मैच करो। पहला ऑप्शन दे रखा है मिनिमम ऑफ एक्स अल्फा वाई ए, दूसरा दे रखा है मिनिमम ऑफ अल्फा एक्स वाई, तीसरा दे रखा है मिनिमम ऑफ एक्स अल्फा एक्स। कंसेप्चुअल है भी अगेन क्वेश्चन, ठीक? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। पहले गलत आंसर को हटा दें, फिर सही की बात कर लेंगे। देखो इन्होंने ये बोला है कि क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, उन्होंने बोला द फर्म एम्प्लॉयज एन इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर द फर्म, यानी ये कॉम्बिनेशन वो कंज्यूम कर रहे हैं। यानी अगर ये कंज्यूमर थ्योरी भी है तो मैं ये ले रहा हूं, मतलब एक्स को मैं एक्स ले रहा हूं, वाई को मैं अल्फा एक्स ले रहा हूं, एक्स को मैं एक्स ले रहा हूं, वाई को मैं अल्फा एक्स ले रहा हूं, ये मेरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है? अब ये चारों क्वेश्चन मिनिमम वाले हैं, हमें पता है मिनिमम को सॉल्व करने का तरीका। अगर मैं डायग्रामेटिकली बात भी करूं तो क्वेश्चन ही होता है, वो ऐसे ही होता है। तो ये जो किंग पॉइंट होता है ये आंसर होता है हमारा, और ये जो किंग पॉइंट होता है
यहां पे ऐसा होता है u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, मान लो इसको मैं कैपिटल एक्स बोल रहा हूं, इसको कैपिटल वाई बोल रहा हूं, दिस इज नॉट ये एक्स वाई, वो जनरल बात करें मैंने एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होंगे ना, ये एक्स वाई बराबर होंगे, और जो आउटकम ये दोनों बराबर होंगे, और जो आउटकम निकल के आएगा वो जो भी आएगा वो इसका आएगा, ये एक्स और वाई के, मतलब कुछ भी होंगे, मुझे इससे मतलब नहीं है क्या, ये कुछ भी होंगे एज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्राइसेस, बट ये दोनों बराबर होंगे, ये तो बात कंफर्म है। चलो अब एक एक करके बात कर लेते हैं। ये फंक्शन दे रखा है इन्होंने, एक्स जो है हमारा, ये फंक्शन है एक्स कॉमा अल्फा एक्स, एक्स कॉमा अल्फा एक्स, ये दे रखा है यहाँ पे उन्होंने हमें। क्या ये पावर में है? जनरल लेवल पे तो ये ऑप्शन हटा दूं, है ना, बच्चा कौन सा बी और सी, बस इजी में गेम है गाइस, या तो बी है या सी है, या तो बी ही या सी है। अब ये सोचो, अब आप देखो, आपको ये सोचना है, ये मिनिमम वाला क्वेश्चन है, मिनिमम वाला, कॉम्प्लीमेंट्री वाला, कॉम्प्लीमेंट्री वाला एक बार दिमाग में रखना, कॉम्प्लीमेंट्री वाला जैसा क्वेश्चन आप सोच रहे होते ना, उसका उल्टा होता है। अच्छा ऐसा सोचो, आप ऐसा सोचो, आप सोच रहे हो कि ये बंडल हम लोग ले रहे हैं एक्स कॉमा अल्फा एक्स, ठीक है, एक्स कॉमा अल्फा एक्स, जनरली क्या रहा होगा एट इक्विलिब्रियम, एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, अल्फा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, अल्फा एक्स रही होगी, अब वो मत सोचो कि सर ये एक्स एक्स कट जाएगा, वो नहीं सोचो, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि जो अगर ये कॉम्बिनेशन है, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन का इंट्रिंसिक मीनिंग क्या रहा होगा कि ये दोनों वैल्यू बराबर रही होंगी, राइट। तो x की वैल्यू क्या इक्वल टू आ रही है, अल्फा एक्स के बराबर आ रही है, ठीक है, अल्फा एक्स के बराबर आ रही है। तो अगर मैं इस बात को यहां रखने की कोशिश करता हूं, ये x की वैल्यू और x की वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा एक्स की वैल्यू आ रही है, मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, x और y होता है, ठीक है, ये x की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ रही है, अल्फा एक्स आ रही है, x की वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा एक्स, जैसे x की वैल्यू इज इक्वल टू y आ रही है, ऐसे x की वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा एक्स आ रही है। तो अगर मैं इसको अल्फा एक्स कॉमा y बोल दूं, गलत कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा। अब जिस मैंने क्या बोला, मिनिमम वाले में जैसा तुम सोच रहे होता ना, उसको उल्टा ही होता है, ये उसका उल्टा जो तुम सोच रहे थे, तुम्हारे माइंड में उल्टा घूम रहा था, कि तुम्हारे माइंड में घूम रहा था कि सर ये एक्स और ये वाई है, ऐसे घूम रहा था। मैंने कि पहले ही बोला था, जो तुम सोच रहे होते हो उसका उल्टा होता है। ये तुम्हें छोटा एग्जांपल देता हूं, छोटा एग्जांपल, अगर मैं बोलूं यहां पे मिनिमम ऑफ 2c कॉमा बी, 2c कॉमा बी, सी डिनोट फॉर कॉफी, बी डिनोट फॉर बिस्किट, एक कप कॉफी के साथ कितने बिस्किट होने चाहिए जनरल लेवल पर, 2, ये नहीं अच्छा लग रहा है ना, 2 बिस्किट एक कप कॉफी, है ना, वो अच्छा देगा रेशियो, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल अगर मैं देखूं तो 2 की मल्टीप्लाई कहां हो रही है, कॉफी के साथ, लेकिन हमारी इमेजिनेशन बिस्किट कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई होनी किसके साथ होनी चाहिए थी, बिस्किट के साथ। हम ऐसा सोच रहे हैं, बट इन दिस प्रेफरेंस हमेशा उल्टा होता है जैसा सोच रहे होते हैं। क्यों? अगर आप लिखते हो तो 2c इक्वल्स टू b, इफ यू टेक 1 कप ऑफ कॉफी देन द बिस्किट इक्वल्स टू 2, कॉफी अगर 1 होगा तो बिस्किट 2 होंगे, हो गया उल्टा, जो हम सोच रहे थे उसका उल्टा हो गया, वो चीज इधर भी हो गई। हम सोच रहे थे कि ये x और ये y है, हम ऐसा सोच रहे थे ना, ये x और ये y है, हमेशा उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर कर दिया x इक्वल्स टू अल्फा एक्स, ये x की वैल्यू है, ये अल्फा एक्स हो गया, और y रिमेन्स y की वैल्यू है ही y, ठीक है बेटा। ये को देखो, ध्यान रखना, जीएसटी को क्लियर करना बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, ऐसी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए बस सारी की सारी। इसलिए मैं ध्यान से समझो, मेरे पास एक ऑप्शन और भी था, मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे देता, मेरे पास सॉल्व नहीं है, सारे क्वेश्चन ही है यार, इतना साल से पढ़ा रहा हूं, कंटेंट भरमार है मेरे पास, सब कुछ सॉल्व है, मैं दे देता, हाँ जी करते रहो, या फिर वीडियो तो मैं अपलोड कर ही रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते रहता, हाँ जी देखते रहो। नहीं, मैं आपकी व्यूज लेना चाहता हूं, इस क्लास को एग्जाम हॉल की ट्राई करूंगा बन जाए ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, डायरेक्शन सही लग रहा है आप लोगों को? पढ़ने का डायरेक्शन सही लग रहा है? हाँ जी ब्रदर, ये मैंने वहां बताया ना, आप लोगों को डायरेक्शन सही लग रहा है? देखो, मैं हर बार कोई ना कोई बदलाव करता हूँ हर बार, लेकिन ये 2 साल के बदलाव बिल्कुल यूजलेस थे। ये जो 2 साल के कोरोना वाले बदलाव थे, वो तो जबरदस्ती चीजें पेली गई थी, अब नहीं। तुम लोगों को पता है, जो लोगों ने कोरोना में ऑनलाइन कन्वर्ट कर लिया था, अब वो दोबारा से ऑनलाइन नहीं वो ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग जो पहले ऑफलाइन थे फिर वो ऑनलाइन चले गए, या कुछ लोग और ऑनलाइन आ गए पढ़ाने के लिए। अब वो ऑफलाइन के 2 या 3 लोग हैं पढ़ाने वाले, MA भी और ग्रेजुएशन भी, 2 या 3 लोग हैं ऑफलाइन, बाकी जो भी 2-4 और लोग हैं सब ऑनलाइन है। कि जिसको ऑनलाइन पर पढ़ाना के लत लग जाती है ना, फिर वो ऑनलाइन रहता है। ऑफलाइन में ना वो चैलेंज होता है, एक फेस होते हैं सामने, अच्छे इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन भी बैठे होते हैं। मैथमेटिशियन है भाई, वो तुम्हारा बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। मैंने जब पढ़ा रहा था सबसे ज्यादा टाइम इस्तेमाल करा है इस पर, है ना? क्वेश्चन नंबर 30 पर एलन सब्स्टिट्यूट पर। क्वेश्चन 30, u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x1 प्लस का x2 कॉमा x1 प्लस का 2x2, है ना बेटा? इनकम दे रखी है 100, ठीक है। प्राइस दे रखा है 20, P1 और P2 दे रखा है 30, ठीक। एक मिनट, P1 20, अच्छा वो गलती से वो अगला वाला P2 है बेटा वो, ठीक है बेटा। जब प्राइजेस नहीं हुआ करते थे, तब हम लोग यहाँ पे 5 शेयर बनाते थे, सही? 5 शेयर बनाते थे, आज प्राइजेस हैं, ठीक है। तो 5 में तो कोई एक केस आ जाएगा, सिंपल लॉजिक के नंबर लाइन बना देता हूं मैं। अच्छा, इसके एमाउंट क्या क्या होंगे? हाफ इंटू हाफ और 2, 2 एमाउंट आएंगे ना, ये हाफ और ये 2, 2 एमाउंट हो गए। क्लियर? हाफ एंड 2। नाउ द प्राइस रेशियो P1 by P2 that is 2/3, 2/3 यानी कितना हो जाएगा? 0.667, जो भी है 0.6 मान लो। 0.6 का आएगा बीच में कहीं, यानी ये थर्ड केस है। आप ऐसे याद कर लेना चीजों को, थर्ड केस है, और थर्ड केस में हमारा सोल्यूशन क्या हुआ करता था? किंग, है ना? तो x इक्वल्स टू, अब देखो गाइस वो आपको टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये याद है कि हमने सेम क्वेश्चन किया था, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको, आंसर मुझे याद है, बट जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे 3, 4, 5 का कुछ हो सकता है, चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। तो आप अपने एंड पर एक बार प्लीज देख लेना, आप इसको सॉल्व करना कि ये आया कहां से किंग वाला आंसर। अच्छा बताइए कैसे आता है ये, कैसे आता है ये? मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर। ये किंग वाला है क्या? ये तो है किंग वाला, ये और ये हमारी बजट लाइन, ठीक है। तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, एक्स और एक्स2 का रिलेशनशिप आ जाएगा, उसे कहां पुट कर दो? बजट लाइन के अंदर, बजट के अंदर पुट कर दो, तो आपका किंग वाला आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑलवेज आंसर नहीं है, वो आपको वेरी करेगा, जो इनके कोएफिशिएंट्स होंगे ना उनके हिसाब से वो ना वेरी करा करेगा। फिर बहुत सी चीजें हैं जो वेरी करा करेंगी, ठीक है। x इज इक्वल टू m कितना है जी? 100 अपॉन में 20 प्लस 30 52, y भी कितना आ गया? क्या पूछा था उन्होंने हमसे क्वेश्चन में बेटा? आ गया सी करेक्ट आंसर, 2011 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसी में फिर उन्होंने क्या करा? क्वेश्चन नंबर 30 उन्होंने बोला कंसीडर द सेम यूटिलिटी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 में बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 30 तो हो गया, अगला क्वेश्चन में उन्होंने सेम बोला है, बट क्या करा इन लोगों ने? प्राइस को गुड एक्स के P1 कम कर दिया,
P1 20 का 10 कर दिया, फिर कहते थे द अमाउंट ऑफ एक्स। अब बता दो जी अमाउंट ऑफ एक्स कितना है। 31 में क्या कर दिया इन्होंने, सब कुछ सेम है, बस इसको 10 कर दिया। क्या कह रहे हो ब्रदर, पक्का? अगर आप नंबर लाइन भी बनाओगे तो प्राइस रेशियो बदल गया है। अगर आपने नंबर लाइन बनाई है यहाँ पे, अगर आपने नंबर लाइन बनाई बेटा वहां पे, तो प्राइस रेशियो बदल गया। प्राइस रेशियो अब कितना है जी, 1/3.3 अब यहां पर आएगा, है ना, 0.3। अब भाई 0.3 ही तो आएगा। अब तो P2 कितना है, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। P2 20 है, ठीक है, तो वो 20 है। दोनों ही प्राइस चेंज कर दिए इन्होंने। नहीं, फिर पता है क्या रहा होगा शायद, क्योंकि दोनों प्राइस चेंज तो नहीं हो सकते हैं, वो तो टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में। शायद ऐसा रहा होगा, शायद किसी एक का प्राइस ही चेंज हुआ है, तो जिसका सेम लिखा हुआ है ना, तो P1 का 20 ही है, P2 का 10 हो गया, शायद ये रहा होगा। हाँ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेंज भी कर दो, कोई इशू नहीं है। दोनों गुड्स की प्राइस ऐसे चेंज होनी चाहिए कभी भी, एक साथ बड़ा चेंज कर देते हो। मैं पता क्यों टकराऊं, क्योंकि वो फिर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर वो आंसर नहीं मिलेगा मुझे। अच्छा, P1 10 और P2 30, कोई बात नहीं, इसमें फ्रेंड टाइपिंग एरर है, कुछ भी रख लो। कहने का मतलब ये है कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो प्राइस, हाँ तो कुछ भी रख लो, क्या होगा, केस बदलेगा। मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ यहाँ पे, अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से मैं कर देता हूँ यहाँ पे। P1 को मैं यहाँ पे 20 रहने देता हूँ, P2 को मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ अपनी मर्जी से। अच्छा, वो भी करता तब भी ये बराबर ये आएगा सेम, है ना। अरे कोई मैटर नहीं करता है, क्यों टेंशन ले रहे हो और दे रहे हो। गाइस क्वेश्चन नंबर 31 में ना वो टेंशन ना लो कि फिर प्राइस क्या दे रखा है, होगा क्या। अगेन वही कैलकुलेशन होगी फ्रेंड्स, कैलकुलेशन सेम होगी कि अगर प्राइस रेशियो बदलता है 31 के अंदर, नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, जो मैंने बनाई है वहां पे, हाफ और 2, ठीक है, Px और Py। ये मेरे ख्याल से एरर आया क्वेश्चन में, इनकम 100 दे रखी है, P1 P2 दोनों कितने दे रखा, बुक की मान ले, क्वेश्चन की मान लेते हैं 10 और ये 20, ठीक है, इन्हीं के मान लेते हैं, क्यों पंगे ले, क्योंकि हर जगह फंस रहे हैं हम लोग। प्राइस रेशियो कितना हो गया, हाफ, ये आ गया। इस केस में आंसर क्या हुआ करता था, x का आंसर होता था, अगर ये है दैट इज m/P1 टू किंग। याद आ गया कुछ, तो m/P1 कितना था, m/P1 का मतलब हो गया ये 100 अपॉन में 10 और 2 इज इक्वल टू 100 अपॉन में 10 प्लस 20, ये हो गया ये 10 टू 100 अपॉन में 30, तो 10/3 3.3 जो भी है, ठीक है, कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन है। आंसर मिले ना मिले वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी आपको, ये मतलब ये सही है, जो कुछ भी होता उसके हिसाब से आंसर आ जाता, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो सकता है, तो छोड़ो उसकी टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मिल तो जाएगा। हाँ प्रशांत तुम सही कह रहे हो, मैं इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि अगर हमसे गलती हुई है टाइपिंग करने में, तो फिर क्यों ही हम मतलब उन लोगों को गलत बोले, तो इसलिए मैंने रोक दिया, मतलब इस बेसिस पे सॉल्व कर दिया। अब ठीक है, जो भी आंसर आएगा, अगर आपको देखो गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मान लो सही क्वेश्चन होता, फिर वो कहते हैं कि भैया मैच करो, तो अगर